ढील दे। वो देखो और एक आ रही है। जल्दी जल्दी। हाँ थोड़ी ढील दे जाएगी। अंकित चलो बस करो, हमें मम्मी, जिग्नेश भाई और सुरेश काका से मिलने जाना है। मकर संक्रांति साथ मनानी है ना। मैं ना तेरी फैमिली का नौकर नहीं हूँ, दामाद हूँ उनके घर का। हाँ तो कौन इनकार कर रहा है? कुछ देर पहले तेरे प्यारे भाई जिग्नेश का फोन आया था, दवाइयों की लिस्ट दी है और बोला लेते आना। मैं तेरे भाई का ना डिलीवरी बॉय नहीं हूँ। वो देख गुलाली पतंग। ढील दे चल ले जल्दी। हेलो। हाँ ठीक है, मेरे इशारे का इंतजार करना। और एक उर्मी, अब तेरे प्यारे भाई जिग्नेश का कोचिंग करना बाकी रह गया। तुम चलो, मैं आता हूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सुरेश काका। थैंक यू। मेरे संभाल है? नहीं। आइए जमाई राजा, मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ा बनाया है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? मेरी पसंद और नापसंद की किसे फिक्र है सासू? अरे मैं तो यहाँ जमाई से डिलीवरी बॉय बन गया। क्यों सुरेश काका? जिग्नेश भाई क्या देख रहे हो? वो लाइट्स वाली पतंग है ना, कितनी सुंदर। हाँ जिग्नेश भाई, हर साल नया कुछ ना कुछ मार्केट में आ ही जाता है। अच्छा चलो अब मिलके खिचड़ा खाते हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। जल्दी आना। हाँ पक्का। काम हो गया ना? ठीक।
मिला ही अपने भाई से। चलो अच्छा है, मेरा बस चले ना तो उसका मरा हुआ मुंह देखो। आई जस्ट हेट हिम। जल्दी अपना हाथ चलाओ। बचाओ मेरे भाई को। आपके भाई को ये आपने क्या किया? मेरे बेटे को मार डाला आपने। तुम अपना साथ देख रहे हैं ना, खूनी है, खूनी है। जिग्नेश के पिताजी कमलेश मेरे छोटे भाई थे। छोटी उम्र में उसकी मौत हो गई थी। तब से जिग्नेश और सुमित्रा की जवाबदारी मैंने उठाई है। हम लोग साथ में रहते हैं, बस यही मेरा परिवार है। मैंने अपने पति जो जिग्नेश को नहीं मारा है सर। क्यों मैं विश्वास करूं आपकी इस बात पर? भला मैं अपने घर में बॉम्ब ब्लास्ट क्यों करवाऊंगा? घर जलकर खाक हो गया तो वो भी उस वक्त जब मैं घर में खुद मौजूद था। सर मेरा विश्वास कीजिए, मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं थी कि जिग्नेश को मैं मारूं। करोड़ों का कारोबार है, अपने लिए, अपने संतान के लिए। सर मेरी एक ही बेटी है दीप्ति, जो पिछले 12 साल से ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, और उसका पति वहाँ का टॉप मोस्ट क्रिमिनल लॉयर है, एडवोकेट आशीष जैन। आशीष जैन आपके दामाद हैं? हाँ सर। सर नाम, शोहरत, पैसा, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ है उसके पास। मेरी फटाके की फैक्ट्री का 100% उसके लिए कोई मान्य नहीं रखता सर। सर आप चाहो तो मेरा बिल चेक कर सकते हो। मेरे पास जो भी है मैंने सब चैरिटी संस्था को डोनेट कर दिया है। बताइए क्या हुआ था उस रात? सर उस रात में जिग्नेश, कहाँ जा रहा है तू? मैंने तुझे कहा था ना, कमरे के बाहर निकलने की कोशिश की तो तेरी टांग तोड़ दूंगा मैं। और मैंने भी कहा था ना आपसे कि आप मेरे काका हैं, पापा नहीं जो मैं आपकी हर बात मानूं। मेरी माँ विधवा है ना, इसी बात का तो फायदा उठा रहे हैं आप। क्या कहा तूने? सुरेश भाई, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। मैं छत पर जा रहा हूँ। तुम छत पे नहीं जाओगे, जाओ अपने कमरे में। सुरेश भाई, आप मेरे बच्चे की जान लेंगे क्या? आपने कब से उसे कमरे में कैद करके रखा हुआ है? सुमित्रा भाभी आपको कुछ पता नहीं है। सुरेश भाई हद होती है। आज मकर संक्रांत है, कम से कम आज तो उसे खुली हवा में सांस लेने दो, पतंग उड़ाने दो। ठीक है जाओ, लेकिन छत पे मेरे पौधे के पास मत जाना। हाँ पता है मुझे, प्लांट ही तो आपके बच्चे हैं, मैं थोड़ी ना हूँ कोई। जिग्नेश आई वार्न यू, छत पे मेरी किसी भी चीज का हाथ मत लगाना। योर ऑनर, मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली उस रात हुआ क्या था। मिस्टर सुरेश जावड़ा ने अपने भतीजे जिग्नेश को इस तरह मौत के घाट उतारा कि सबको लगे ये शायद एक एक्सीडेंट होगा, पर हकीकत में ये एक वेल प्लान्ड मर्डर था। लेकिन इतने विश्वास के साथ आप ये कैसे कह सकती हैं? योर ऑनर, जिग्नेश की मौत कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम के ब्लास्ट की वजह से हुई थी। कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम एक बहुत ही इनफ्लेमेबल केमिकल है, और जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के संपर्क में आता है वो तुरंत ही ब्लास्ट हो जाता है। अब सोचने वाली बात ये है कि पोटेशियम का कैनिस्टर घर में कैसे आया? घर तो दूर, इसे फैक्ट्री में लाने के लिए भी स्पेशल परमिशन, लाइसेंस की जरूरत होती है। क्या ये सब आपके पास थी सुरेश भाई? जी नहीं, मैंने तो एक्सपेरिमेंट के लिए ही मंगवाया था, ताकि मैं सस्ते और अच्छे फटाके बना सकूं। और मैंने इसकी डिलीवरी फैक्ट्री में करने के लिए कहा था, घर में करने के लिए नहीं। तो आपने मुझे झूठ क्यों बोला? मुझे सब सच क्यों नहीं बता दिया? सुरेश भाई, अभी क्या कर रहे हैं? मैं अपने पौधे से बात कर रहा था। अरे मैं पेस्टिसाइड रख रहा था। जा तो अपने काम से काम रख, जा। सुमित्रा का स्वभाव ही ऐसा है, बहुत सवाल पूछती है, बिना वजह बात का पतंगड़ा बना देती है, इसलिए मैंने उससे सच नहीं कहा। योर ऑनर, माना कि सुरेश जी ने
वर्जित रसायन अपने घर में रखा, ये अपने आप में एक अपराध है और इस अपराध का दंड इन्हें मिलना चाहिए। किंतु इससे ये कहाँ प्रमाणित होता है योर ऑनर कि जिग्नेश की हत्या इन्होंने की? एग्जैक्टली मिलोड, मैंने तो सुमित्रा के सामने जिग्नेश को कहा था कि छत पे मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, पर उसने पोटेशियम भरे कैंस्टर को छू लिया। उसमें मेरी क्या गलती? इसी को तो कहते हैं फुल प्रूफ प्लानिंग। योर ऑनर, सुरेश दावड़ा ने रिवर्स साइकोलॉजी यूज की है। नहीं, रिवर्स साइकोलॉजी मतलब एक मिनट, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सत्य है कि जिग्नेश को जो करने को कहा जाता था उसके विपरीत ही करता था? वो ऐसा सिर्फ सुरेश भाई के साथ करता था। सुरेश भाई उसे जो भी कहते थे जिग्नेश उसका उल्टा ही करता था। जिग्नेश जब 14 साल का था तो उसके पिता की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। तब सुरेश भाई ने फैक्ट्री की और जिग्नेश की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। लेकिन जिग्नेश और सुरेश भाई की कभी आपस में नहीं बनी। लेकिन सुरेश भाई इतने स्ट्रिक्ट थे, वो जो भी कहते थे ना जिग्नेश हमेशा उसका उल्टा ही करता था। और 14 जनवरी की रात को भी यही हुआ योर ऑनर। सुरेश भाई ने जानबूझकर जिग्नेश से कहा, छत पे मेरी किसी भी चीज का हाथ मत लगाना, क्योंकि अच्छी तरह से जानते थे जिग्नेश उल्टा ही करेगा। और जिग्नेश ने वही किया। उसने जाकर कैनिस्टर को सिर्फ हाथ ही नहीं लगाया, उसे खोला भी और ब्लास्ट हो गया। तो कृपया ये भी बताइए प्रोसिक्यूटर महोदया कि इसमें सुरेश जी का क्या लाभ? इट्स वेरी सिंपल मिस्टर पाठक। सुरेश भाई चाहते थे कि जिग्नेश के जाने के बाद सारा कारोबार उनका हो जाए। मेरा बेटा बहुत लायक बन गया था, लेकिन सुरेश भाई हमेशा उसे दुत्कारते रहते थे, नालायक समझते थे। यहाँ तक कि अभी पिछले 1 महीने से उसे घर में कैद करके रखा हुआ था। हाँ, मैंने उसे हाउस अरेस्ट में रखा था, लेकिन उसे टॉर्चर करके मारने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वो ड्रग एडिक्ट हो चुका था। मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा था। जिग्नेश, तू करे तू? तुम्हें दुख न पहुंचे इसलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी। जिग्नेश को हाउस अरेस्ट में रखने की यही वजह थी। सुरेश भाई, आपके पास इस बात का कोई सबूत है? वैसे प्रोसिक्यूटर महोदया, क्या आपके पास कोई साक्ष्य या साक्षी है जो ये प्रमाणित कर सके कि जिग्नेश की हत्या सुरेश भाई ने की? एक गवाह है मिस्टर पाठक। जी, मेरा नाम मनसुख व्यास है। मैं उत्कर्ष पब्लिकेशन का प्रोपराइटर हूँ। इस देश के उभरते हुए कवियों और गजलकारों को प्रोत्साहन देना मुझे अच्छा लगता है। जिग्नेश एक बहुत ही अच्छा कवि था। मैं उसकी इस छिपी हुई कला को देश के सामने लाना चाहता था। मैं चाहता था कि वो मेरे पब्लिकेशन के लिए एक काव्य संग्रह लिखे जिससे उसकी कला देश के लोगों तक पहुंचे। लेकिन जिग्नेश, तुम बहुत जल्दी इस देश के सबसे बड़े कवि बनने वाले हो। तुम्हारे काम के लिए तुम्हें कितने पैसे दूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मुझे सुरेश काका समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? सुरेश काका ने मेरा जीना हराम कर दिया। उन्हें ना तो मैं पसंद हूं और ना ही मेरा काम। मुझे तो डर है या तो वो मुझे या मैं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आप प्लीज मेरे रहने का कोई इंतजाम करा दीजिए। मनसुख जी, जिग्नेश की दूरभाष यंत्र की सूची के अनुसार आप ही वो अंतिम व्यक्ति थे जिनसे मृत्यु के पहले उसकी वार्तालाप हुई थी। जी, अंतिम का तो पता नहीं, लेकिन जी हाँ, मैंने जिग्नेश को कॉल किया था उसकी तबीयत के बारे में जानने के लिए। उस वक्त वो बहुत टेंस था और मैं ये भी जानना चाहता था कि वो कब मुझे अपनी कविताओं के संग्रह को दे रहा है। योर ऑनर, केवल मनसुख जी नहीं, एक और व्यक्ति है जिनसे मरने से पूर्व जिग्नेश ने वार्तालाप की थी, उनके जीजा जी अंकित फलेजा। जी, मैं एक केमिस्ट शॉप पे बतौर फार्मासिस्ट काम करता हूँ। जिग्नेश को कुछ दवाइयाँ चाहिए थी, इसलिए उसने मुझे फोन किया। तो आप दवाइयों के साथ में वो पोटेशियम बॉम्ब भी ले गए? मैं जिग्नेश को क्यों मारना चाहूंगा? इसके एक नहीं 2 कारण हैं। सर्वप्रथम ये कि जिग्नेश के बाद तो पूरा कारोबार उर्मी के हाथों में आ जाता। उर्मी के हाथों में, आपके हाथों में, बात तो एक ही। द्वितीय कारण ये कि आप अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे जिग्नेश। कैसा अपमान? आपको याद तो होगा कि आपकी पत्नी उर्मी के कहने पर जिग्नेश ने अपनी कंपनी, अपने कारखाने एक्सीलेंट फायरवर्क्स में आपको बतौर सुपरवाइजर रखा था, किंतु 6 ही महीने में आपको
नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। और चूंकि आप जिग्नेश के जीजा जी थे, आपका सम्मान वो रखना चाहते थे, आपको उन्होंने चुपचाप कहा था निकल जाने को बिना शोर मचाए। जो अपमान आपका हुआ था, उसी अपमान का बदला लेने के लिए आपने जिग्नेश को मारा है। साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं अपना एक गवाह कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। माय नेम इज एंथोनी फर्नांडिस। एक्सीलेंट फायरवर्क्स में स्टॉक इंचार्ज का काम करता था। वहां पे मेरे को अंकित घपला करने का लालच दिया, लेकिन घपला करने के टाइम पे जिग्नेश भाई हम लोग को रंगे हाथों पकड़ लिया और नौकरी से निकाल दिया। इस बात का हम दोनों को बहुत गुस्सा आया। तभी अंकित मेरे को बोला कि वो बम बना सकता है, अगर मैं उसको फैक्ट्री से पोटेशियम और बाकी की चीजों का इंतजाम करके दे दूं तो वो बम बना लेगा और 14 जनवरी को उड़ा देगा। अपन उसकी बातों में आ गया साहब। मेरा पाप का सजा मेरा बच्चा को मिला। वो हॉस्पिटल में डेंगू का बीमारी से सीरियस है साहब। हाँ साहब, जिग्नेश भाई का खून में अंकित के साथ साथ अपन का भी हाथ है। योर ऑनर, घटनास्थल पर उपस्थित व्यक्तियों ने ये कथन दिया है कि उन्होंने 2 विस्फोट होने की आवाज सुनी। प्रथम विस्फोट जिस कारण जिग्नेश के शरीर को आग लगी, वो भागकर पौधों की ओर गया जहां पर पोटेशियम का सिलेंडर लगा हुआ था, और उसके शरीर पर लगे आग के कारण वो भी ब्लास्ट हुआ। योर ऑनर, दूसरा विस्फोट। नहीं 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 योर ऑनर, ये सब झूठ है। मैंने जिग्नेश को नहीं मारा। ये सब झूठ है। क्या कहा था तुमने? मेरे भाई का कायपोची करना बाकी है ना? तो इस सब का यही मतलब था? तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। चलो बैठ जाओ चुपचाप। मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं अभी भी अपने आप को बेकसूर साबित कर सकता हूँ। मुझे एक मौका दे दीजिए। ओके, आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। हाँ, ये बात सच है कि एंथोनी से बम बनाने का सामान मैंने ही खरीदा था, लेकिन उस बम से मैं 14 जनवरी की रात को जिग्नेश को नहीं, उसकी फैक्ट्री को उड़ाने वाला था। अगर आप फैक्ट्री उड़ाना चाहते थे तो फिर बम घर क्यों लेकर गए आप? मैं बम लेकर नहीं गया था। बम तो मैंने फैक्ट्री में रखवाया था वॉचमैन के हाथों। और इस काम के लिए मैंने वॉचमैन को 50,000 रुपए दिए थे। जब रात को फैक्ट्री बंद हो जाए और सारे वर्कर्स निकल जाए, उसके बाद हमारा फैक्ट्री उड़ाने का प्लान था। उससे पहले ही घर में ब्लास्ट हो गया और जिग्नेश मर गया। जज साहब, मैं जिग्नेश से बदला लेना चाहता था, लेकिन उसकी जान लेकर नहीं। तो आपने वो बम वॉचमैन द्वारा वहीं फैक्ट्री में रखवाया था, और आप कह रहे हैं कि आप वो बम घर नहीं लेकर गए, तो फिर वो बम वहीं होना चाहिए फैक्ट्री में। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस बम का क्या करूं, इसीलिए मैंने वॉचमैन से कहकर वो बम फैक्ट्री के कंपाउंड में गाड़ दिया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अभी भी चेक कर सकते हैं, वो बम वहीं पर है। अंकित तो सच कह रहा है सर। उसका बनाया बॉम्ब फैक्ट्री कंपाउंड से मिला। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जिग्नेश को नहीं मारा। अब क्या करें सर?
हम तो केस के डेड एंड पर आ गए। मैं भी इसी दुविधा में था वरुण। इतना तो तय कि जिग्नेश की मौत ब्लास्ट के कारण हुई। मेरा मानना है कि ना सुरेश भाई दोषी है ना अंकित। तीसरा तो कोई आया नहीं टेरेस पे पोटेशियम लेकर, तो फिर कौन? कितनी अजीब बात है वरुण। मकर संक्रांति के दिन आकाश पतंगों से भरा हुआ होता है और दूसरे ही दिन पेड़ों पर पतंगों की ढेर। ये तो चाइना में बनी हुई एलईडी पतंग है, लेकिन इस विदेशी पतंग में ये देसी कपड़े की पुतली की, और ये एक ही पतंग में दो डोर। कोई पतंग में दो डोर क्यों बांधेगा? ये चाइना वाले हर साल अजीबोगरीब पतंग लॉन्च करते रहते हैं, इससे इनके दिमाग की भी ना दाद देनी पड़ेगी। पता लगा कि यहाँ आसपास में सब विचित्र पतंग कहाँ बिकता है। सब मगर ऐसी विचित्र पतंग के बारे में आप इंक्वायरी क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि कभी कभी विचित्रता में ही विशेषता छुपी होती है। ये वाली पतंग आपने बेची थी? जी नहीं, ऐसी पतंग तो पूरी मुंबई में एक ही होलसेलर के यहाँ मिलेगी। मुस्तफा पतंग वाला, दादी सेठ, 11वीं लेन, 10वीं गली। ये पतंग तो हमारी दुकान से ही बिकी है, लेकिन ऐसी एक नहीं 7 पतंग बिकी थी। एक ही कस्टमर ने 7 पतंग खरीदी? नहीं नहीं नहीं, 2 ने 1-1 और एक ने 5 खरीदी। मुस्तफा भाई, क्या आप मुझे उनका पता, नाम कुछ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। ये पतंग कोई मामूली पतंग नहीं है, बहुत महंगी वाली पतंग है। इसके लिए मैं पहले एडवांस लेता हूँ, उसके बाद बुकिंग करता हूँ और फिर ऑर्डर आने पर कस्टमर को फोन करके बोलता हूँ, और कभी कभी तो मैं खुद भी होम डिलीवरी कर देता हूँ। 1 मिनट रुको। ये रहे ये तीनों के नाम और एड्रेस। अरे 1 मिनट रुको भाई, जरा फिर से वो काइट वाली तस्वीर दिखाना। देखिए सर, ये पतंग तो हमारी है, लेकिन इसमें पोटली, ये मांझा हमने नहीं लगाया, पता नहीं कहां से है। ये वाली पतंग आप ही ने खरीदी थी? हाँ, मैंने अपने बेटे के लिए खरीदी थी। अभी दिखाता हूँ। एलईडी वाली पतंग है। ये पतंग? इसे तो मैंने अपने गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए खरीदी थी। ये उसके घर पे ही होगी। आपको चाहिए तो मैं उसके घर पे ले चलता हूँ आपको। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। साहब किससे मिलना है? ऊपर जा रहा है। ये लोग तो दुबई चले गए, यहाँ अब कोई नहीं रहता है। सर, उस तीसरे कस्टमर ने तो झूठा नाम और पता दिया। इसका अर्थ ये होता है कि वो अपनी पहचान छिपाना चाहता। जी सर, इसलिए मोबाइल नंबर भी गलत है। ये जब पेड़ पर तुझे पतंग मिला तो इसकी कन्नी जो है, धागा, किस दिशा में था? साउथ। साउथ, दक्षिण की ओर, अर्थात उत्तर में पतंग फंसा। इसे उड़ाया था किसी ने दक्षिण की ओर से। और ये इसकी डोर की लंबाई मापी तो नहीं? जी हाँ सर, 603 मीटर। ये डोर देख रहा है। जब पतंग फंसा उसने खींचने की कोशिश की होगी, पतंग पेड़ से निकला नहीं होगा। ये देख, कैंची से काटी है उसने। तो कैंची से ही क्यों? हाथ से क्यों नहीं? हाथ से असंभव है, नायलॉन की डोर है, हाथ से नहीं टूटती।
वरुण, जहाँ तुझे ये पतंग मिला वहां से 603 मीटर दूरी पर एक बाग है, एक स्कूल है जहाँ रात को जाना निषिद्ध है। बचा केवल पठान चौल। पठान चौल, तो वहाँ तो 300 झोपड़ियाँ हैं और 15,000 से भी ज्यादा लोग। उनमें से एक पतंग उड़ाने वाले को, जिसका मैं हुलिया भी नहीं जानता, कैसे ढूंढूंगा? भैया जी, आप इस आदमी को पहचानते हैं? अरे ये तो अपने रवि कुंजू भाई है। कहाँ रहते ये हैं? ऊपर ऊपर रहते हैं। वहाँ? हाँ जी हाँ। केडी साहब, घर का पता चल गया और नाम का भी। उसका नाम रवि कुंजू है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है सर, दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। क्या? मगर सर मैं रात को यहाँ पर अकेले। ओके सर, गुड नाइट। वरुण मियां, रात तो यहाँ पर तुम्हें अकेले ही काटनी होगी। चलो। भैया, एक टूथपेस्ट और ब्रश देना। चलो, थैंक यू। जरा हिलने डुलने की कोशिश की ना तो गोली से उड़ा दूंगा, समझा? चल बता, तूने जिग्नेश को क्यों और कैसे मारा? बोल। बताता हूं। अब आया ना ऊट पहाड़ के नीचे। अब जो कुछ भी तूने मुझे बताया, चल के अदालत में सबको बता। रवि, जो तुमने मेरे सहायक वरुण को बताया, कृपया न्यायाधीश महोदय को भी बताइए। हाँ, मैंने जिग्नेश साइलेंस इन द कोर्ट। क्यों की जिग्नेश की हत्या? क्या दुश्मनी थी आपकी उसके साथ? रवि, रवि, जिग्नेश को योर ऑनर, हल्की हल्की सांसें अभी भी चल रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तुरंत इन्हें अस्पताल ले जाया जाए। इस केस के बहुत ही महत्वपूर्ण साक्षी हैं। या कॉल द एम्बुलेंस, पास। सर अब क्या करें? कुछ नहीं कर सकते हो। रवि के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पर क्यों सर? हमें तो पता है कि हत्यारा कौन है। रवि ने हमें सब कुछ बता दिया, फिर कल हम अदालत में सब कुछ बता देते। नहीं वरुण,
अगर अदालत में ये बात बताई तो नुकसान हमारा ही होगा। सर्वप्रथम तो अदालत मेरी बात मानेगी नहीं, क्योंकि यहाँ साक्षी और साक्ष्य की आवश्यकता पड़ती है, और द्वितीय जो असल अपराधी है वो भी सतर्क हो जाएगा। और अगर रवि ठीक नहीं हुआ तो? अगर वो ठीक नहीं हुआ तो असल अपराधी कभी पकड़ा नहीं जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, एक अजीब बात सामने आई है। जिग्नेश ने रवि को कई एसएमएस भेजे। आई मीन कविताएं भेजी थी एसएमएस में। जब चांद होगा गोश में, पूरा शहर न होगा होश में, तब आके मिलो मारा कोश में, आ जाओगे जोश में। तो रोमांटिक कविता जिग्नेश रवि को भेज रहा है, कोई मतलब नहीं बनता। मतलब तो होगा ना, कविता भेजी है तो मतलब तो होगा। हमें इस समय समझ में नहीं आ रहा रवि की स्थिति कैसे है अभी? तो इज क्रिटिकल। पता लगा मारा कोश नाम की कोई जगह है कि नहीं मुंबई में? जी। योर ऑनर, जिग्नेश की हत्या बुलेट्स द्वारा की गई थी। बुलेट द्वारा? जी। ऐसे कैसे मुमकिन है? नहीं, अगर बुलेट से जिग्नेश पर वार किया गया होता तो उसके बॉडी में छेद होने चाहिए थे। नहीं, छेद होने चाहिए थे, लेकिन छेद नहीं थे क्योंकि ब्लास्ट हुआ था। तो एग्जैक्टली, तो ब्लास्ट कैसे हुआ था बताएंगे मिस्टर पाठक? ब्लास्ट हुआ इस पतंग द्वारा हुआ था। यू मीन टू से ये काइट मर्डर वेपन है? जी जी। मिस्टर पाठक आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आएगा, वो मैं समझाऊंगा, तत्पश्चात आपको समझ में आएगा। तो मैं समझाता हूँ, आप समझने का प्रयास करिए। थैंक यू। तो योर ऑनर, जैसा कि मैं कह रहा था, वो बुलेट्स विशेष प्रकार की होती हैं। इस प्रकार की बुलेट्स हैं यार। इन बुलेट्स की विशेषता ये है कि इनमें पोटेशियम पाउडर भरा जाता है। 15-20 फीट की ऊंचाई से गिराने पर किसी भी वस्तु के संपर्क में आते ही इसका जो टॉप है योर ऑनर, वो खुल जाता है और उसके अंदर भरा पोटेशियम पाउडर बाहर आ जाता है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही विस्फोट होता है। ऐसा ही योर ऑनर उस दिन जिग्नेश के साथ भी हुआ। इस बुलेट की विशेषता ये है कि विस्फोट होने के बाद योर ऑनर ये धूल में परिवर्तित हो जाता है, इसका नामो निशान नहीं रहता। योर ऑनर, हुआ ये था कि इस पतंग में ये पोटली बांधी गई थी, जिस पोटली में ऐसे बुलेट्स थे। इस पतंग में 2 डोर हैं योर ऑनर। एक डोर से पतंग उड़ाया गया था और दूसरे डोर से पोटली बांधी गई थी। जैसे ही पतंग को उड़ाकर ये जिग्नेश के ऊपर लाया गया, दूसरी डोर खींची गई ताकि ये पोटली उल्टी हो जाए, और जिस कारण से इसमें भरी हुई बुलेट्स जाकर योर ऑनर, मैं अदालत को सूचित करना चाहता हूं कि रवि ही था जिसने इस पतंग द्वारा इस पतंग में वो ब्लास्टिंग बुलेट्स डालकर जिग्नेश की हत्या की। और जिस विचित्र माध्यम से जिग्नेश की हत्या की गई है, उससे कहीं अधिक विचित्र उसे मारने का कारण था। योर ऑनर, जिग्नेश को पूरी तरह से ड्रग्स की लत लग गई। तो पश्चात उसे कोडेड कविता लिखने पर मजबूर किया गया। बस एक बात है, एक डोज सिर्फ लास्ट पर। एक नहीं, 3 दूं। तुम सिर्फ एक कविता लिखो। इस पते से ड्रग का कंसाइनमेंट आने वाला है और इस पते पर पहुंचना। योर ऑनर, अपराधी के मोबाइल से ये एक सूची प्राप्त हुई है। ऐसी एक कविता योर ऑनर यहाँ लिखी गई है। जब चांद होगा अपनी पूरी आगोश में और शहर सारा नहीं होगा होश में, आकर मिलो मारा कोश में, आ जाओगे तुम जोश में। योर ऑनर, सुनने में तो ये एक अजीब सी कविता लगती है, लेकिन है नहीं योर ऑनर। ये कोडेड मैसेज है, जिसका अर्थ ये है कि जब पूरा शहर सो रहा होगा मध्यरात्रि में, तुम मारा कोश पब आना और वहां तुम्हें जो चाहिए अर्थात ड्रग्स, वो तुम्हें मिल जाएंगे, जिस कारण तुम जोश में आ जाओगे। यही कारोबार चल रहा था योर ऑनर। और मारोकोश पे जब पुलिस ने छापा मारा तो अधिक मात्रा में वहां से ड्रग्स प्राप्त हुए।
तत्पश्चात योर ऑनर पुलिस ने माराकोश और अन्य पब्स में जहां जहां ये ड्रग सप्लाई होते थे वहां पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अपनी विजिलेंस बढ़ा दी। तभी अपराधी ने ये नायाब तरीका ढूंढा ड्रग सप्लाई करना, हवाई मार्ग से योर ऑनर, ऐसे पतंगों द्वारा। ये सब रवि ने बताया। अगर ऐसा है तो पुलिस ने अब तक उसका स्टेटमेंट जमा क्यों नहीं किया अदालत में? और रवि कहाँ है? योर ऑनर, दुर्भाग्यवश यहाँ से एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाते समय रवि की मृत्यु हो। योर ऑनर, रवि तो मर गया है और उसका कन्फेशन स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो उस पर लगे ये सारे इल्जाम साबित कैसे होंगे? नहीं, वो करने के लिए मैं हूं ना। योर ऑनर, रवि ने मृत्यु से पहले घटनाक्रम, घटना की सच्चाई और असल अपराधी का नाम मेरे सहायक वरुण को बता दिया था। दुर्भाग्यवश उस समय मेरे पास कोई साक्षी या साक्ष्य नहीं था जिसके द्वारा मैं सत्य को प्रमाणित कर सकूं। रवि की अचानक मौत का कारण क्या? योर ऑनर, रवि की मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई, उसे विष देकर उसकी हत्या की गई। और जब हमें इस बात का पता चला, मैंने डॉक्टरों से निवेदन किया कि उसकी मौत के समाचार बाहर न जाने दें, क्योंकि मुझे विश्वास था कि असल अपराधी वहां अस्पताल अवश्य पहुंचेगा उसकी हत्या करने के लिए, और ऐसा ही हुआ। तुम? योर ऑनर, वो मनसुख जी ही थे। जिन्होंने अस्पताल में मृत रवि को एक बार फिर मारने का प्रयास किया और ये प्रमाणित कर दिया कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे यही थे। आगे बोलिए। बुक पब्लिशिंग पे एक खबर था, असल में मैं एक ड्रग माफिया चलाता हूँ। जिग्नेश अपनी कविताओं के संग्रह को लेकर मेरे पास आया था। उसकी कविताओं को पढ़ने के बाद मुझे एक आइडिया सूझा। उसकी कविताओं से मैं ड्रग्स हॉटस्पॉट को अपने मैसेज भेज सकता हूँ, यानी कविताओं की भाषा में ड्रग का सौदा। एकदम यूनिक आइडिया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन अचानक सुरेश भाई को जिग्नेश की ड्रग की आदत का पता चल गया और उन्होंने जिग्नेश को हाउस अरेस्ट में बंद कर दिया। ये बताइए, आपका ये जो अवैध धंधा था, ये तो अच्छा खासा चला ही रहे थे आप, फिर जिग्नेश को मारने की, उसकी हत्या करने की आवश्यकता क्यों पड़ी आप? उसने मुझे धमकी दी थी। हेलो, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन मुझे मेरे डोज रोज चाहिए, वरना तुम्हारा माल कहां से आता है और कहां को जाता है, ये सब मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को बता दूं। पानी सर के ऊपर जा चुका था। जिग्नेश को मारना बहुत जरूरी था, लेकिन सुरेश भाई ने जिग्नेश को हाउस अरेस्ट में रखा हुआ था। कैसे मारता जिग्नेश को? ये बात मैंने अपने सुप्रीमो इंटरनेशनल माफिया किंग पिन से की, तो उन्होंने मुझे ब्लास्टिंग बुलेट्स भेजी और मैंने रवि के जरिए एलईडी काइट से जिग्नेश को उड़ा दिया। ऑर्डर ऑर्डर। मकर संक्रांत की रात में मैंने जिग्नेश को फोन किया, तुम्हारा ड्रग एलईडी काइट के जरिए आ रहा है, कैसे भी करके अपने घर के टेरेस पे आ जाओ। मकर संक्रांत के दिन छतों पर बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं। गन से बुलेट फायर की जाती तो रवि पकड़ा जाता, लेकिन आकाश में किलर काइट पर किसी का ध्यान नहीं जाता, और ऐसा ही हुआ। किसी का ध्यान गया भी नहीं। ओ, ये जो पतंग का एक कोना जला हुआ है, उसी से मुझे इस बात का संकेत मिला कि संभवतः विस्फोट होने के बाद में रवि ने पतंग वापस खींचने में विलंब कर लिया होगा, जिस कारण से पतंग का कोना जल गया। ऐसा ही हुआ। रवि की इस एक गलती ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। ये रवि की उंगली कटी हुई थी। वरुण, तुरंत रवि के शव का पोस्टमार्टम करवा। मौत का कारण पता लगा। मुझे संदेह है कि रवि की भी हत्या की गई और संभवतः मांझे की डोर से ही कटी हुई थी उसकी उंगली, और उसके शरीर में विष भी पाया गया। अब दिन भर तो
रवि मेरे सहायक वरुण के साथ था तो संभवतः रात ही में विष आप ही ने दिया था उसे। जिस एलईडी काइट से जिग्नेश की मौत हुई थी वो पेड़ पर फंस गई थी, लेकिन ये बात रवि ने मुझसे छिपाई थी और इसी कारण से उस एलईडी काइट के जरिए आपका असिस्टेंट मेरा पता लगा रहा था। फिर उसी रात रवि को मैंने अपने घर पर बुलाया। कैसे हो बाबू? रवि, तुमने मुझसे झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती की। तुमने कहा था कि एलईडी काइट को पेड़ से उतारकर तुमने उसे बर्बाद कर दिया था। फिर वो एलईडी काइट केडी पाठक के पास कैसे पहुंच गई? सॉरी बापू, मैं डर गया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, उस केडी पाठक को तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। वाह मेरे शेर, तुमसे यही उम्मीद थी। मंदिर उड़ाएगा? ठीक है बाबू, लो ट्राई करता हूँ। लो। उस मांझे में जहर लगाया गया था। उंगली कटने पर जहर उसके शरीर में घुस गया। कुछ ही घंटों में उसकी मौत पक्की थी। तो डिफेंस बस चलो। ये अदालत मनसुख व्यास को जिग्नेश दावदा और रवि कुंजू के कत्ल और देश में ड्रग्स का कारोबार फैलाने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और सुरेश दावदा को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. काम हो गया? नहीं, कल नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कल मुंबई जा रहा हूं काम से। पैसे मैं परसों ले लूंगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार पता चला है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुंबई में आतंकवादी हमले होने के आसार हैं। शहर में पुलिस ने हाई अलर्ट लागू कर दिया है। संदिग्ध व्यक्ति, गिरोह एवं गतिविधियां पाए जाने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें।
किसी भी संदिग्ध एवं लावारिस बैग या सूटकेस पाए जाने पर तुरंत मुंबई पुलिस को सूचित करें। कोई भी लावारिस वस्तु न छुएं, उसमें बॉम्ब हो सकता है। पकड़ो उसे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पान वाले ने हुलिया बताया था। हाथ क्यों रहा? बैग चेक करो। कुछ नहीं बैग में मेरे। बैग चेक करो। खाली है बैग। सर इसमें तो बॉम्ब है और किसी जगह का नक्शा भी। सूत्रों के अनुसार संदिग्ध आतंकवादी लतीफ खान पुराने बस डिपो में एक बैग में बॉम्ब और आर्मी चिल्ड्रन स्कूल के नक्शे के साथ पकड़ा गया है। लतीफ के अनुसार लतीफ का इरादा स्कूल के पुराने कंपाउंड को उड़ाने का है। हैरानी की बात तो यह है कि वहां पर 26 जनवरी के दिन आर्मी चिल्ड्रन स्कूल के विद्यार्थियों ने गणतंत्र दिवस मनाने की योजना की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट आतंकवादी जमाल अनवर की फांसी का बदला लेने के लिए किया जाने वाला था। वकील परिषद ने अपनी कोई इच्छा जाहिर नहीं किया लतीफ को कोर्ट में रिप्रेजेंट करें। अगर लतीफ अपने लिए कोर्ट में कोई वकील प्रेजेंट नहीं कर पाते तो उस केस में सरकार की तरफ से इसको पब्लिक डिफेंस अटॉर्नी नियुक्त किया जाएगा। जी, ये आतंकवादी कितने खराब लोग होते हैं और बच्चों को टारगेट करना और भी घिनौनी बात है ना। अरे ये टेररिस्ट लोगों को तो लॉयर मिलना ही नहीं चाहिए। और उस लतीफ ने तो खुद एडमिट किया कि वो 26 जनवरी को स्कूल कंपाउंड को ब्लास्ट करने वाला था। ऐसे आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। वरुण, सत्य पूरी तरह से उजागर होने से पहले किसी पर या किसी के चरित्र पर निर्णय लेना ये उचित नहीं। आप सही कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। नमस्ते। कहिए। सर, मैं लतीफ की माँ हूँ। मेरे बेटे को किसी ने फंसाया है। हम लोग नागपुर के रहने वाले हैं।
मेरा बेटा एक डिमोलिशन कंपनी में माइनिंग और पुराने घर और बिल्डिंग को ढाने का काम करता था। इसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वो मुंबई आया था सर। मैं जानती हूँ कि आप यहाँ के मशहूर वकील हैं और आपने कई सारे लोगों की मदद भी की है, इसीलिए मैं आपके पास यहाँ आई हूँ। मुझे पता है कि आपकी फीस बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर मैं आपकी सारी पूंजी और ये मेरे पीएफ के पैसे हैं। ये पैसे आप अपने पास ही रखिए। ये मेडल्स हैं। लतीफ के पिताजी आईपीएस में थे। ड्यूटी के दौरान ही उनकी मौत हो गई और मैं खुद रिटायर्ड स्कूल टीचर रह चुके हूँ। मेरे बेटे की तालीम ऐसी नहीं है, वो बेगुनाह है। आप उसे बचा लीजिए, बस इतना एहसान आप उन पर कीजिए। इसमें एहसान की क्या बात है माता जी? वकील मिलना तो हर अपराधी का संवैधानिक अधिकार होता है। देखिए माता जी, लतीफ के केस को लेकर मैं कोई दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना वचन देता हूं आपको कि अगर लतीफ निर्दोष है तो उसे छुड़वाऊंगा मैं जरूर। आप निश्चिंत रहिए। आर्मी स्कूल के कंपाउंड में क्या कर रहे हैं? केडी सर, मैं वो किसी पीके मेरा नाम के आदमी का कॉल आया था। उसने कहा कि उसके पास मुंबई में मेरे लिए काम है। हेलो, लतीफ खान जी बोल रहा हूँ। मैं पीके मेहरा बोल रहा हूँ। बोलिए। तुम्हारे लिए एक काम है मुंबई में। मुंबई में? हाँ, मुंबई में 26 जनवरी को एक स्कूल कंपाउंड को गिराना है। और हाँ, इसके लिए मैं किसी परमिशन या लाइसेंस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए तुम्हें यह काम चुपके से करना होगा। सॉरी मेहरा साहब, मगर नागपुर से बाहर और ऐसे इलीगल काम मैं नहीं करता। एक मिनट, अपना जवाब देने से पहले एक बार अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। केडी सर, मैं वो काम नहीं करना चाहता था, लेकिन अकाउंट में इतने सारे पैसे देखकर मैं इनकार नहीं कर पाया। तो फिर पुलिस से भागे क्यों? क्योंकि सर मैं जानता था ये काम इलीगल है। जिस प्राइवेट कंपनी के लिए मैं काम करता था वो पुरानी बिल्डिंगें गिराती थी। बहुत बुरी हालत थी हमारे घर की। अम्मी की बाईपास सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे। पहले प्रॉपर्टी केस हार गए, उसके बाद चाचा जान ने हमारी पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली। मजबूरी थी, इसलिए पीके मेहरा का ऑफर मुझे स्वीकार करना पड़ा। जब उस दिन पुलिस को देखा तो घबरा गया था मैं, डरकर भागने की कोशिश की। केडी सर, मेरा विश्वास कीजिए, मैं टेररिस्ट नहीं हूं, आतंकवादी नहीं हूं मैं। तुम चिंता मत करो लतीफ, अगर तुम्हारी कहानी सच्ची है, अगर तुम निर्दोष हो, तो न्याय मिलने से कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। I'll have one coffee. Hi. Hi. I'm Sunanda, Deputy Chief of Maharashtra Anti-Terrorist Squad. मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मिस्टर के, मगर इस बार अब राष्ट्र के दुश्मन को डिफेंड कर रहे हैं। मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि आप बेसहारा लोगों की बहुत मदद करते हैं, मगर ऐसे केसेस हमने भी बहुत देखे। नतीजा सिर्फ एक ही निकलता है, अंत में सब अपराधी ही होते हैं। संभवतः आप लतीफ की बात कर रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? सुनंदा जी। क्या है कि हर नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, और मैं एक वकील हूं,
मेरा तो कर्तव्य भी बनता है कि मैं सच्चाई का पता लगाऊं। मैं भी नहीं रुकूंगी। ये टेररिज्म का केस मेरे अंडर है और मेरे केस में मैं किसी भी तरह की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगी, आपसे भी नहीं। मैं आपके जांच पड़ताल के तरीके को जानती हूँ। ध्यान रखें, इस केस के दौरान आपके और मेरे रास्ते नहीं मिलने चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही प्रयास करूंगा। योर कॉफी। थैंक्स फॉर द कॉफी। Billy, give me the coffee. Thank you. केडी पाठक, लतीफ खान, मुर्दाबाद, लतीफ खान, मुर्दाबाद, केडी पाठक, केडी पाठक, लतीफ खान, मुर्दाबाद, केडी पाठक, लतीफ खान, मुर्दाबाद, केडी पाठक, लतीफ खान, मुर्दाबाद, लतीफ खान, मुर्दाबाद। केडी को इस आतंकवादी का साथ देने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। केडी पाठक, केडी पाठक, केडी पाठक, केडी पाठक, लतीफ खान, मुर्दाबाद, केडी पाठक। तो जिस प्रकार से इस केस का गठन हुआ है, मुझे लगता है कि वरुण को तेरी सहायता और तेरे साधन की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ केडी, पर तुम अच्छी तरह जानते हो ये केस पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो मुझे एटीएस के केसेस में दखलंदाजी की परमिशन नहीं है। नहीं, तेरे आधिकारिक रूप की बात नहीं कर रहा, पर्सनल हेल्प चाहता हूँ, निजी सहायता। हाँ चलो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पूरी तरह से यकीन है कि लतीफ जो कह रहा है वो सच है? उसे बॉम्ब के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। हाँ दरी, और यही कारण है कि मुझे लगता है कि लतीफ बेगुनाह है, निर्दोष है। तो सोचने वाली बात है, किसी आतंकवादी के चाल ढाल के शारीरिक स्वभाव को तो तू जानता ही है। 2 दिन बाद 26 जनवरी ऐसे हाई अलर्ट के समय कोई भी आतंकवादी अपने साथ बारूद असला लेकर क्यों घूमेगा? किसी गुप्त स्थान में उसे छिपा कर रखेगा जब तक वो उपयोग में नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि इतने हाई अलर्ट के समय ये सब सामग्री लेकर लतीफ घूमेगा। मुझे लगता फंसाया गया उसे। तब इस इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेप क्या होगा? लतीफ के कथन के अनुसार मेहरा ने स्वयं उसे बुलाया था स्कूल कंपाउंड का दहन करने। तभी हो सके तो पीके मेहरा के ऑफिस से या कहीं से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर। हाँ ठीक। और वरुण, तू जाकर स्कूल कंपाउंड को मुआयना कर, देख वहां से क्या मिलता है। जी सर। फंस गया वरुण। अगर सुनंदा ने मुझे यहाँ इन्वेस्टिगेट करते हुए देख लिया तो वो केडी सर के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर देगी। अरे मैं कब से केमिस्ट्री के प्रोफेसर पुष्कर चमेली को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ मिलेंगे वो? यहाँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कोई प्रोफेसर चमोली नहीं है। तो फिर फिजिक्स डिपार्टमेंट में हूँ। नहीं सर, यहाँ प्रोफेसर चमोली नहीं है। अरे भाई कैसे समझाऊं आपको, छोटे से हैं वो, ऊंचा सुनते हैं और लंबी सी नाक। अब सोचिए ना। पता नहीं। अरे मुझे याद आ गया, सॉरी वो दिल्ली शिफ्ट हो गए 2 साल पहले। थैंक यू। एक्सक्यूज मी एमर जी, मैं सुनंदा मैम का सबऑर्डिनेट आपसे और 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। पिछले 2-3 दिनों में आपने कोई अजीब हरकतें यहाँ पर देखी थी? मैं अभी ये सब कुछ आपकी मैडम को बता चुका। मैं आपका स्टेटमेंट डबल चेक करना चाहता हूँ। जी, लतीफ खान जो सस्पेक्टेड टेररिस्ट हैं उन्हें इस प्रीमाइसेस में देखा गया और वो रिपोर्टर बनकर आए थे और मुझसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। हेलो सर, मैं टुडे टाइम्स का रिपोर्टर हूँ और आपके स्कूल का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कवर करना चाहता हूँ। क्या आप बताएंगे कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं और इनको छुट्टी कितने बजे होती है? और सर, आपके इस बार फंक्शन में चीफ गेस्ट कौन होने वाले हैं? आई शो वो लतीफ खान था? जी हाँ, मैंने टेलीविजन पर उनकी फोटोग्राफ देखी थी, उसी से पहचाना। मिस्टर पीके मेहरा के बारे में आप क्या जानते हैं? मेरा साहब बिजनेसमैन है। रिपब्लिक डे फंक्शन जहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है
वो कंपाउंड उन्हीं की प्रॉपर्टी। और वही कंपाउंड लतीफ ब्लास्ट करने आया था। जी। थैंक यू। थैंक यू। मुझे अभी मिस्टर मेहरा से मिलना है। सॉरी सर, आपको अपॉइंटमेंट लेकर आना चाहिए था। मिस्टर मेहरा अभी क्लाइंट के साथ में बिजी हैं। देखिए, क्लाइंट के साथ मीटिंग बाद में भी हो सकती है, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। सॉरी सर, आप अभी नहीं मिल सकते। आप एक बार उन्हें जाके बोलिए। सॉरी सर, मैंने कहा ना आपसे। क्या बात है? कौन है ये आदमी? मिस्टर मेहरा, मैं आपसे टेरर सस्पेक्ट लतीफ खान के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो, तुम जो भी हो अपॉइंटमेंट लेके आओ। मैं बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलता। आप चाहें तो मैं वारंट के साथ भी आ सकता हूँ। देखो, तुम एक काम करो, अंदर एसोसिएट्स को तुम एंटरटेन करो। ओके सर। देखिए सर, मैं इस केस में किसी भी तरीके से शामिल नहीं, और रही आतंकवादी को कॉन्ट्रैक्ट देना तो दूर दूर की बात है। ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। मिस्टर मेहरा, मुझे आपके फाइनेंशियल और कॉल रिकॉर्ड्स की कॉपी चाहिए। जी, मैं अभी लेके आता हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। One phone call, Mr. K. That's all it's gonna take. और इस दवे को सस्पेंड करवा सकती हूँ। सुनंदा दवे निजी रूप से मेरी सहायता कर रहा है। आपके तहकीकात के आड़े आने की कोई मंशा नहीं थी उसकी। और एक वकील अपनी तहकीकात तो कर ही सकता है, उसका अधिकार होता है, ये तो आप जानती हैं। जानती हूँ मिस्टर कीटी, मगर ये आप भी जानते हैं कि अगर आपकी तहकीकात मेरी तहकीकात में इंटरफेयर करेगी तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। आपकी तहकीकात में कोई बाधा नहीं डालेगा। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ मिस्टर कीटी, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हेलो, ये केस छोड़ दो वरना पछताओगे। कौन बोल रहे हैं आप? तुम्हारे लिए इतना जानना जरूरी है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम बुरा होगा। देखिए, मैं ऐसी खोखली धमकियों से नहीं डरता। तो ठीक है, फिर देखते हैं। हटिए, हटिए, वो हम सीढ़ियों से नीचे चलते हैं, तुम सारे फ्लोर्स पे लिफ्ट को चेक करना। ऑलराइट, चलिए। केडी सर, मिस्टर बिल मौर्य, आर यू ओके? Oh God, what just happened? आप बैठे। वरुण, पानी पिला। यस सर। कहाँ गया? इसी लिफ्ट में तो था। मैम, मैंने पर्सनली चेक किया था, लिफ्ट किसी भी फ्लोर पे नहीं रुकी। तो क्या हवा में गायब हो गया? हवा में नहीं, हवा खाने से गायब हो गया। वो देखो।
यहाँ सब ठीक है? वो शूटर बच के निकल गया, मगर मेरी टीम उसे ढूंढ निकालेगी। जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता, मैं आप सबको एक एक बॉडीगार्ड असाइन करूँ। कोई भी कहीं भी बिना बॉडीगार्ड के नहीं जाएगा। सर, जब सारे वकीलों ने इस केस को नहीं लिया तो आपने क्यों लिया सर? आपके लिए अब पैसा ही सब कुछ हो गया है। आज इनको बचाओगे तो मेरे बच्चे लोग को भी मारेंगे। योर ऑनर, किसी भी आतंकवादी हमले में मासूम बच्चों को निशाना बनाना सबसे घोर अपराध होता है और इसीलिए लतीफ खान जैसे आतंकवादी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि सभी गुप्त आतंकवादियों को ये सबक मिले। मासूम बच्चों को निशाना बना रही है योर ऑनर। भगवान न करे कल को अगर मेरे घर के बच्चे होते। भगवान करे आपके घर के बच्चे हमेशा सही सलामत रहे। मैं आपको स्मरण करा दूं, मिस दीक्षित की अदालत में किसी निर्दोष को दंड देना भी एक घोर अन्याय है। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि अभियोग पक्ष महोदया को यह आदेश दिया जाए कि अपने निजी विचार स्वयं तक ही रखें। मिस दीक्षित, आप अपने निजी विचारों को इस केस से अलग रखें। आई एम सॉरी योर ऑनर। लतीफ खान बस स्टेशन पर बॉम्ब और पुराने आर्मी चिल्ड्रन स्कूल के ब्लूप्रिंट के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। यही नहीं, इन्होंने खुद कबूल भी किया है कि ये स्कूल के कंपाउंड को ब्लास्ट करने के लिए वहां पर गए थे। योर ऑनर, वही स्कूल का कंपाउंड जहां पर आर्मी चिल्ड्रन स्कूल का रिपब्लिक डे ऑर्गेनाइज किया गया है। योर ऑनर, मिस दीक्षित अदालत में कुछ आवश्यक तथ्य व्यक्त करना भूल रही है। पीके मेहरा जिनकी संपत्ति है वो आर्मी चिल्ड्रन स्कूल, उन्होंने ही लतीफ खान को कॉन्ट्रैक्ट दिया था स्कूल के कंपाउंड को ढहाने का, जिस कारण से लतीफ खान मुंबई आए थे। मिस्टर पाठक, शायद आप ये भूल रहे हैं। मिस्टर मेहरा ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वो लतीफ खान से कभी मिले ही नहीं। इनफैक्ट योर ऑनर, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कॉल रिकॉर्ड्स भी यही बात जाहिर करते हैं। ये सब झूठ है। जज साहब, मुझे बताया जा रहा है कि सब लोग मिले हुए हैं। आप जरा शांति रखिए। मैंने कुछ नहीं किया जज साहब, एकदम झूठ। मुझे फंसाया जा रहा है। ये सब लोग आपस में मिले हुए जज साहब। केडी, अगर इसके बाद एक लफ्ज भी आपके क्लाइंट ने निकाला तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। क्षमा चाहता हूं। देखो लतीफ, तो चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा। विश्वास रखो मुझ पर। क्षमा चाहता हूं। योर ऑनर, अगर एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि लतीफ खान को ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और ने सौंपा, लेकिन फिर भी ये बात आगे आती है कि लतीफ खान ये बात जानते थे वहां कंपाउंड में स्कूल के विद्यार्थी आते हैं और स्कूल के बारे में बातचीत करते हुए लतीफ खान को 2 गवाहों ने देखा था। योर ऑनर, मैं सबसे पहले अपने विटनेस को बुलाना चाहूंगी, मिस्टर मोहन लाल, जिनकी पान की दुकान ठीक स्कूल के सामने। जज साहब, मैंने इस आदमी को स्कूल कंपाउंड के अंदर जाते वक्त देखा था। ये दीवारों को खुरेद कर देख रहा था और पूरे कंपाउंड का फोटो खींच रहा था। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो ये बच्चों को ताक रहा था। भैया, ये स्कूल में छुट्टी कितने बजे होती है? बच्चे कितने आते हैं? मुझे नहीं मालूम भाई। और तभी मुझे इस आदमी पे शक हुआ और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। और अब मैं अपने दूसरे गवाह आर्मी चिल्ड्रन स्कूल के टेम्पररी टीचर मिस्टर अहमद को बुलाना चाहूंगी। मिस्टर अहमद, अदालत को बताइए आप क्या जानते हैं। क्या आपने लतीफ खान को स्कूल में देखा था? जी हाँ, ये आदमी रिपोर्टर बनकर आया था स्कूल में और कई सवाल पूछा कि जैसे स्कूल में कितने बच्चे हैं, रिपब्लिक डे का फंक्शन कितने लोग अटेंड करने वाले हैं, चीफ गेस्ट कौन है, फंक्शन कब होगा, और भी कई सारे सवाल। देखा आपने मिस्टर पाठक? योर ऑनर, दिस मैन हैड द परफेक्ट प्लान। परफेक्ट प्लान तो था मिस दीक्षित, लेकिन क्यों, किस लिए, किसके लिए? योर ऑनर, लतीफ खान साहब अपने कथन में कह चुके हैं कि 26 जनवरी को स्कूल के कंपाउंड को गिराने वाले थे, लेकिन कब, इस बात का जिक्र अभी तक अदालत में नहीं हुआ। तो संभव है कि ये पूछताछ कर रहे थे स्कूल में रखे गए कार्यक्रम के बारे में, क्योंकि उसके पश्चात वो अपना कार्य करना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। अरे पर मिस्टर पाठक,
स्कूल का कंपाउंड गिराना ही क्यों था? ये तो मिस दीक्षित मेहरा साहब बताएंगे। मेहरा साहब, सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये जो जिस कंपाउंड की बात हो रही है यहाँ अदालत में, आपकी संपत्ति है। आर्मी स्कूल वालों के साथ वो विवादग्रस्त था कंपाउंड। आप उसे ग्रस्त करना चाह रहे थे, उसे गिराना चाह रहे थे, वो मान नहीं रहे थे। चल रहा था ना ये सब? जी, इसलिए मैंने वो बात वहीं छोड़ दी थी। नहीं, वहां तो आपने पहले छोड़ दी, जिसके पश्चात सप्ताह भर पहले मेरे सहायक वरुण ने मुझे बताया कि फिर से एक बार उसी कंपाउंड को लेकर विवाद शुरू हो गया था। कुछ नहीं सुनना मुझे, मैं कह रहा हूँ तुम लोग बहुत गलत हो, तुम लोग बहुत पछताओगे। तुम नहीं जानते मैं किन किन लोगों को जानता हूँ, मैं कैसे भी ये स्कूल कंपाउंड गिरवा कर आऊंगा। वो सिर्फ एक बहस थी, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा बोल दिया। अब ये तो अच्छा कारण था आपके लिए उसे गिराने का, उस कंपाउंड को ग्रस्त करने का, लेकिन ये अपने आप में एक अवैध कार्य था। संभवतः इसी कारण आपने सोचा कि क्यों ना आतंकी बहाना बना लिया जाए, है ना? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर पाठक बिना किसी सबूत के इलॉजिकल अनुमान लगा रहे। योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट टू हर ऑब्जेक्ट। बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के मेरी दलील को इलॉजिकल कहे। योर ऑनर, यहां मेरे पास इस फाइल में मेहरा साहब वित्तीय अभिलेख है, योर ऑनर, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जिसके अनुसार इन्होंने कुछ ही समय के भीतर अपने बैंक के खाते से 8,20,000 रुपए निकाले। योर ऑनर, लगभग उतनी ही रकम खान साहब के खाते में जमा की गई। अब इसका क्या कनेक्शन निकालें? क्या कनेक्शन निकालें, आप ही बताइए। कोई कनेक्शन तो होगा? जी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे लगता है मेरे बैंक अकाउंट को हैक किया गया। आपका अपना अकाउंट हैक हो गया, आपको पता ही नहीं? ऐसा तो होता नहीं है मेरा। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं अदालत में एक वीडियो फुटेज चला दूं। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेहरा साहब अपने खाते में से रुपए निकालते हैं 8 दिनों में और अलग अलग एटीएम से। बताइए मिस्टर मेहरा, क्या कहना चाहते हैं? अब आगे कोई आपको साक्ष्य चाहिए? यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। सर, पीके मेहरा ने अभी तक मिसिंग फंड्स के बारे में कुछ नहीं बताया। लगता है हमें हमारा सस्पेक्ट मिल गया। I won't be so sure. मेरी टीम ने मेहरा के विड्रॉवल्स के पीछे का मोटिव पता कर लिया। मेहरा अपनी कंपनी पार्टनर्स के अकाउंट से पैसे वसूल रहा था। वो ये सारा पैसा एक प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर करता जा रहा था और उसने ये बात अदालत में इसलिए एडमिट नहीं की क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका फाइनेंशियल स्कैम सबके सामने ना आ जाए। मेरी टीम ने उसकी कंपनी और उसके प्राइवेट अकाउंट की तहकीकात की और वो सारा पैसा उसके प्राइवेट अकाउंट से जब्त कर लिया गया। तो पाठक जी, अब आपकी मेहरा की लतीफ को फंसाने की थ्योरी सिर्फ एक थ्योरी बनके रह गई। तो पाठक जी, अब आपकी मेहरा की लतीफ को फंसाने की थ्योरी सिर्फ एक थ्योरी बनके रह गई। नहीं है सुनंदा, मेहरा साहब ने लतीफ को नहीं फंसाया, इसका ये अर्थ नहीं होता कि किसी ने लतीफ को नहीं फंसाया। किसी ने तो ऐसा किया है। सच का पता लगाना अब भी बाकी है। मैं ना आपकी जिद की दाद देती हूँ, मगर क्या है ना पाठक जी की जिद्दी मैं भी कम नहीं। अब वो वक्त दूर नहीं है जब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। बाय। ऑल द बेस्ट।
Get me the details quick. कुछ पता चला? Yeah, just a moment. Ma'am, there's a good news for us. Tell me the good news quick. लतीफ को जो कॉल की गई थी वो ट्रेस हो गई है और वो कॉल अफगानिस्तान से थी। Afghanistan? Yeah. That's interesting. Good. और डिटेल्स पता लगाने की कोशिश करो। ऑन इट। मैम, लतीफ केस में एक फ्रेश लीड मिली है। नागपुर में करीबन 1 साल पहले टेररिस्ट सस्पिशन केस में लतीफ के पड़ोसी ने उसके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज की थी। गुड। और लीड पता करो। ओके मैम। Get back to work. ऑलराइट। मिस दीक्षित, लतीफ के केस में एक स्ट्रॉन्ग लीड मिली। मैं आपको अभी डिटेल्स भेजती हूँ। ओफो, अरे मेरा तो दिमाग घूम गया है, दिमाग। ये बिना ये कुंफू के मैं दूध और शक्कर पर नहीं ले सकती। क्या हुआ मिस्टर बिलमौर्य? आप इतने गुस्से में क्यों? आपको पता है मेरा जो कार्ड है ना वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बिली, रिलैक्स, बहुत जल्द केस खत्म हो जाएगा और केस के साथ साथ तुम्हारे ये कुंफू टूंफू भी चले जाएंगे। रिलैक्स। केडी, ये केस जल्दी खत्म करो वरना मैं किसी को खत्म कर दूंगी। योर ऑनर, मिस्टर पाठक के प्रत्यारोप की जांच की गई है और कई दबे हुए सबूत सामने आए। सबसे पहले तो मिस्टर मेहरा के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट किया गया और जितना भी चुराया हुआ पैसा था वो सारा बरामद हो चुका है। और दूसरी बात, योर ऑनर, मैं एटीएस टेक रिप्रेजेंटेटिव को थैंक्स कहना चाहूंगी। इन्होंने लतीफ खान को किए गए फोन कॉल के बारे में पता लगाया है जो लतीफ के हिसाब से मिस्टर मेहरा ने से किया था। दरअसल ये फोन कॉल योर ऑनर अफगानिस्तान से किया गया और ये वाया मुंबई रूट करवाया गया। इन्होंने लतीफ खान को किए गए फोन कॉल के बारे में पता लगाया है जो लतीफ के हिसाब से मिस्टर मेहरा ने से किया था। दरअसल ये फोन कॉल योर ऑनर अफगानिस्तान से किया गया और ये वाया मुंबई रूट करवाया गया। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। ये एक तरीका है जांच एजेंसीज की आंखों में धूल झोंकने का। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मिस्टर मेहरा ने लतीफ खान को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं सौंपा था। इनफैक्ट लतीफ खान ने मिस्टर मेहरा को फंसाने की कोशिश की है। और सवाल ये उठता है कि लतीफ खान का अफगानिस्तान के साथ कैसा लिंक? योर ऑनर, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस केस में एटीएस हमारी सहायता कर रहा है, किंतु आधी अधूरी जानकारी हमेशा जोखिमदार होती है। आपकी अनुमति हो तो मैं एटीएस विशेषज्ञ को कटघरे में बुलाकर विस्तार से जांच करना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। हाँ सर, बताइए ये क्या 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 पता लगा आपको और मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए कि कौन सी तकनीक का उपयोग किया आपने कॉल ट्रेस करने के लिए। देखिए, कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल प्रोग्राम्स हैं जिन्हें यूज करके ये दिखाया जा सकता है कि कॉल किसी और कंट्री से की गई हो जबकि वो होती कहीं और से है। जैसे इस केस में लगा था कि लतीफ को कॉल मुंबई से आई है जबकि वो थी अफगानिस्तान से। मेरा सामान्य ज्ञान मुझसे ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा जताने का प्रयास कर रहा हो कि कॉल मुंबई से आया हो लेकिन कॉल किया गया हो अफगानिस्तान से, तो क्या ये संभावना है कि कॉल कहीं और से ही किया गया हो और ये जताने का प्रयास किया गया हो कि अफगानिस्तान से किया गया हो मुंबई? ऐसा कुछ इज इट पॉसिबल? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, डिफेंस बात को घुमा रहा है। योर ऑनर, मैं कोई बात को नहीं घुमा रहा हूँ, मैं अपना ज्ञान बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये संभव है या नहीं। यस, इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल योर ऑनर, जिसका अर्थ ये होता है कि पूरी संभावना है कि ये कॉल मुंबई से किया गया हो, अफगानिस्तान द्वारा रूट किया गया हो, फिर मुंबई द्वारा रूट किया गया हो। योर ऑनर, मैं अदालत से इस स्तर पर निवेदन करता हूं कि एटीएस को समय दिया जाए विस्तार में इस बारे में जांच करने का और तब तक यहीं पर कार्यवाही को स्थगित किया जाए। जज साहब, मैडम को कुछ कहना चाहिए। इजाजत है।
अभी फिलहाल एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो हमारे केस को लगकर ही है। क्या मैं केबल यूज कर सकती हूँ प्लीज? इजाजत है। एक आतंकी संगठन ने ये वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करके दावा किया है कि लतीफ खान उन्हीं के संगठन का सदस्य है। साइलेंस इन द कोर्ट। अगर हिंदुस्तान अपनी तबाही नहीं चाहता तो हमारे साथी लतीफ को रिहा कर दो। लतीफ हमारा अपना है। हम अपने किसी भी साथी को ऐसे बीच में नहीं छोड़ते। हम सिर्फ 2 दिन की मोहलत देते हैं, 2 दिन की। अगर लतीफ को रिहा नहीं किया तो इसका हर्जाना पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। 2 दिन में लतीफ को रिहा कर दो, सिर्फ 2 दिन में। वीडियो के साथ साथ इस आतंकी संगठन ने अपनी 3 आतंकवादियों की एक फोटो भी रिलीज की है, जो कि स्पेशली ट्रेन किए गए आतंकी हमलों के लिए। लतीफ उनमें से ही एक उत्तम आतंकवादी है जो अपने भाइयों के सम्मान के लिए लड़ता है। एक आतंकी संगठन ने ये वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करके दावा किया है कि लतीफ खान उन्हीं के संगठन का सदस्य है। मिस्टर लतीफ खान, क्या अपनी कलाई जज साहब को दिखाएंगे? योर ऑनर, ये एक बहुत ही अहम सबूत है। मुजरिम के कलाई पर भी बिल्कुल वैसा ही बिच्छू वाला टैटू है जैसा कि इस फोटो में तीसरे आतंकवादी की कलाई पर दिखाया जा रहा है। इससे साफ साबित होता है कि लतीफ खान एक टेररिस्ट है। योर ऑनर, 1 साल पहले भी नागपुर में लतीफ को एंटी नेशनल एलिमेंट से मिले होने के शक पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव के कारण कोर्ट ने इसे बरी कर दिया। लेकिन आज सबूत है हमारे पास योर ऑनर। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि लतीफ खान जैसे टेररिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इसी के साथ संदेश भेजा जाए इसके साथियों को कि हमारे देश पर नापाक नजर रखने वालों का क्या अंजाम होता है।